आज मैं बहुत खुश था। मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने अबनी को शादी के एक फंक्शन में देखा था और पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने फ़ौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया और आगे से हाँ हो गई, क्योंकि मेरी भी अच्छी नौकरी लगी हुई थी। इसी वजह से लड़की वालों ने हाँ कर दी। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी अबनी के साथ शादी हो चुकी थी और वो विदा होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 3 महीने तक मैं उसकी संगत के सपने देखता रहा। ये 3 महीने मेरे लिए 3 सदियों के बराबर थे। मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनूं, लेकिन फिर मैं अपने दिल को समझा लेता कि मोहब्बत में जितनी तड़प होती है, मोहब्बत उतनी ही गहरी होती है। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। वो 22 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र भी 26 साल की थी और मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम लड़का था। आज शादी में सब हमें चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। अबनी मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसलिए मैंने अबनी के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं कराई थी कि उसका किरदार कैसा है, वो कैसी लड़की है। मैं तो सिर्फ उसके हुस्न पर मर मिटा था और वो मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं आई कि छानबीन कराता, क्योंकि मेरी माँ की उनसे अच्छी जान पहचान थी। आना जाना भी था, लेकिन कुछ सालों से आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि मेरी माँ की सहेली की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। अबनी की बड़ी भाभी ने ये रिश्ता तय किया था। आज मेरा इंतजार खत्म हो गया था, क्योंकि अबनी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अबनी घूंघट निकाले बैठी हुई थी। कब से मैं ये मंजर देखने के लिए बेचैन था। मैंने धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि जैसे उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो घबराहट का शिकार थी। मेरे चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई थी। शर्माती और घबराती हुई दुल्हन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसके लरजते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। जैसे ही मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसने फौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे उसकी इस हरकत पर भी हंसी आ गई थी। मैं समझ गया था कि वो एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थीं। शायद इसीलिए तो मुझे अपनी अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये कहते हुए मैंने उसका घूंघट पलट दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई है। मैंने अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसके हुस्न की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि दुल्हन तो बहुत खुश होती हैं जब दूल्हा उनकी तारीफ़ करता है। ठीक है, वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी। मगर वो तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी। मैं उसके करीब होने की कोशिश करने लगा तो उसने एकदम से अपना पेट पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं खुश हो रहा था, उसकी इन अदाओं पर अब मुझे झुंझलाहट होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं, वो बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब न जाऊं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मेरे कमरे में इस समय दर्द की कोई दवा नहीं थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है और उसे टैबलेट चाहिए। ये बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों अजीब महसूस हो रहा था। सब घरवाले भी सो चुके थे। पूरे घर में इस समय खामोशी का राज था। मैंने दवाई तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि मुझे जल्दी ही मिल गई थी। मैं दवाई लेकर मुड़ा ही था कि मेरे एक कजिन ने मुझे वहाँ देख लिया, जो कि मेरे मामा का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अर्थपूर्ण मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर कहने लगा, सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। असल में अबनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो आगे से मेरे कजिन ने कहा कि लड़कियां तो शादी की पहली रात इस तरह के बहाने तभी करती हैं जब उन्हें अपना पति पसंद नहीं होता और उनकी बिना मर्जी के शादी होती है, तो वो बीमारी का बहाना कर देती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी पत्नी भी इसी वजह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो शादी से खुश होती तो तुम इस वक्त कमरे से बाहर ना होते। मेरे कजिन की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग सी लगा दी थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था।
लेकिन मैं शादी वाले घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी पत्नी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपने कजिन की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो सच ही बोल रहा है। क्या वाकई अपनी इस शादी से खुश नहीं थी? अगर वो खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी? जहाँ तक मेरी जानकारी में था तो उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कजिन ने शायद जानबूझकर ये शैतानी ख्याल मेरे अंदर डाल दिया है, मेरी पत्नी के खिलाफ। लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे मामा का ये बेटा जो मुझे इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहा था, उसको खुद शादी का बहुत शौक था, लेकिन उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। शायद वो मेरी शादी को देखकर जल रहा था, इसीलिए उसने इस तरह की बात कही ताकि मेरी खुशियां खाक में मिल जाएं। मैंने इन ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो ये देख कर हैरान रह गया। अवनी बहुत जोर से अपना पेट पकड़कर बैठी हुई है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं फौरन उसके पास गया, उसे दबा और पानी दिया। मैंने उसे कहा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जैसी भी थी वो मेरी पत्नी थी और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। आधा घंटा मैंने उसके पेट दर्द को कम होने का इंतजार किया। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो बहुत तकलीफ में है और वो कुछ भी सुनना या कुछ भी कहना नहीं चाहती और ना ही कुछ बोलना चाहती है। मायूस होकर मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और उसमें बिजी हो गया। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल में गेम खेलता रहा। फिर मोबाइल से सर उठाकर देखा तो अवनी सो चुकी थी। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। इस रात के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सपने सजाए थे। मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और हम एक दूसरे से के साथ खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, खूब ढेर सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैंने तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार तक ना किया था उससे, और वो सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत, इतनी हसीन लड़की जो कि मेरी पत्नी थी, अब मेरे सामने लेटी थी। मैं कैसे सो सकता था? मैंने उसको हिलाकर उसे जगाना चाहा तो वो आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बहुत तेज दर्द है, मुझे बस सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और फिर क्या करता। सुबह जब वो उठी तो एकदम नॉर्मल थी, मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह गुजरने का बहुत अफसोस तो था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह वो मुझे एकदम ठीक लगी तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया और उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त से तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई थी। अब वो बिल्कुल तरोताज़ा लग रही थी, मुस्कुरा रही थी, शर्मा भी रही थी। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे समझ आ गया कि रात बाकी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। दिसंबर की सर्दियां थीं तो अभी तक बाहर अंधेरा फैला हुआ था। सब लोग शादी के थके हारे सोए पड़े थे। बाहर किसी के भी जागने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, कम से कम 8 बजे तक तो ये सब सोते ही रहेंगे। यही सोचकर मैं अवनी के करीब होने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो फिर उसने अपना फिर से पेट पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे फिर से तेज दर्द शुरू होने लगा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, उससे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता है? मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले दिन ही पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों गया है। हमारे यहाँ इस तरह की बातों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। शादी की पहली सुबह ही पत्नी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए तो आसपास के मोहल्ले की और रिश्तेदार औरतें पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर देती हैं। इन बातों को लोग गलत रंग दे देते थे। मैं जानता था कि इसको तकलीफ है, लेकिन अगर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया तो मेरे ख़ानदान का माहौल ऐसा था कि एक तो एक दूसरे से जलन में घिरे रहते थे। मेरे अपने रिश्तेदार हम लोगों से बहुत जलते थे। मैंने अपनी शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। हम लोग कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा ही खर्च किया था। कारण ये भी था कि मेरी अभी नई नई नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। ख़ानदान के बाकी लोग इतना खर्च नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। ऐसी सूरत में अगर शादी की पहली सुबह ही डॉक्टर के पास लेकर जाता या डॉक्टर को घर लेकर आता तो मामला कहां से कहां पहुंच सकता था। इस बात का
मुझे अंदाजा था मेरे अपने खुद के रिश्तेदार अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते, मेरी इज्जत को उछाल कर रख देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने अपनी से कहा, अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला गया। पूरे घर में खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में दुबके पड़े थे। मैं बाहर सोफे पर ही बैठ गया। पता नहीं कब बैठे बैठे वहीं मेरी आंख लग गई। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली, वो भी मेरी माँ के जगाने पर। उन्होंने मुझे जगाया और हैरत से पूछा, सागर तुम यहाँ बाहर सोफे पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मम्मी आपको तो पता है कि मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। मैं बस चाय लेने के इरादे से बाहर आया, लेकिन सब लोग सो रहे थे तो यहीं सोफे पर बैठ गया और पता नहीं कब आंख लग गई। मेरी माँ ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सब रिश्तेदार तुम्हें ऐसे सोते देख लें तो बात को गलत रंग दे देते। जाओ अपने कमरे में जाओ। इतनी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरों से निकल आए थे। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाजा भी लगा रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें मुझे बहुत कुछ कह रही थीं। मैं अपनी उदासी और अपनी मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से झलक रहा था। मेरी माँ ने मुझे कमरे में भेजा कि जाओ देखो अबनी जागी या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं वापस कमरे में आया तो देखा मेरी पत्नी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, शायद वो नहा रही थी। लेकिन जब मेरी नज़र बेड की चादर पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा मंजर मैं सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, जो मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं। यानी जब मैं कमरे से चला गया तो मेरे कमरे में कोई आया था और मेरे हक पर डाका डाल चुका था। मेरी पत्नी के साथ सुहागरात मना चुका था। ऐसा लगा मेरा दिल किसी ने कुचल दिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी वॉशरूम से नहाकर निकली तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे उन धब्बों के बारे में सवाल किया तो वो एकदम से डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद इन धब्बों को नोटिस नहीं किया था और नहाने चली गई थी। वो हक्का बक्का होकर चादर को देखने लगी। इधर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए, ये सब क्या है, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। मेरी ये धमकी सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने कहा, फिर बताओ ये धब्बों की वजह क्या है? उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 3 महीने का समय दे दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 3 महीने से पहले मैं ये राज आपके सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो बिना किसी कारण के बहाने बना रही है। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी के अभी इसी समय तमाम सवालों के जवाब चाहिए। तुमने रात भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और सुबह भी तुम्हारा रवैया अपनेपन वाला नहीं था। और फिर ये धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया कि तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की कोई छानबीन तक नहीं कराई। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे तुम्हारा चरित्र खराब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास जो 3 महीने से पहले मुझे बताया नहीं जा सकता? मैं 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता। 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं गुस्से से बोल रहा था, लेकिन हल्की आवाज़ में, कि कहीं मेरी आवाज़ बाहर न चली जाए। अगर आवाज़ कमरे से बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी थी और फिर मुझसे जलने वाले खुश हो जाते कि मेरी शादी की शुरुआत ही ख़राब हुई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरों को मरकर भी नहीं बताते, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन होते हैं। मेरे गुस्से को देखकर अबनी काफ़ी परेशान हो गई थी और फिर वो रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। जो भी था, आखिर वो मेरी पहली मोहब्बत थी। उसे रोता देखकर मैं भला कैसे सुकून से रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा और बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब अबनी को बेड पर बिठाया तो वो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी और विनती करने लगी कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, मेरा ये राज राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करना।
और उसकी यही बातें इस सूरत हाल को और भी मुश्किल बना रही थीं कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा। मेरी पत्नी भी बौखलाकर सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया था। दरवाजे के बीचों बीच मेरा वही कजिन खड़ा था और शक भरी नजरों से हम दोनों को देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो? क्या सागर ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कजिन के ये शब्द सुनकर मैं गुस्से से उसको देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में नॉक किए बिना नहीं आते? और ये क्या तुम लगा रखा है? भाभी है वो तुम्हारी, आप करके बात करो। अबनी मुझे देखने लगी और नज़र झुका गई। फिर मैंने बात संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसीलिए वो रो रही थी। मगर मैंने इसे अब समझा दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है। मुझे नैतिक पर गुस्सा आया था। आखिर वो होता कौन है मेरी पत्नी से इस तरह अपनापन दिखाने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पत्नी से पहले भी मिल चुका हो। मैंने मुश्किल से अपने अंदर बर्दाश्त करके रह गया था। आज मुंह दिखाई की रस्म थी, लेकिन मेरा दिल सब चीज़ों से उचाट हो चुका था। नैतिक मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। वो बार बार मेरी पत्नी को बहाने बहाने से देखता और उससे बात करने की कोशिश करता। और तो और अपनी भी उसकी हंसी मजाक पर भरपूर हंसी खुशी जवाब दे रही थी। मैं जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने खानदान बालों में बातें नहीं बनवानी थीं। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार अब घर जा रहे थे। अवनी सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी मौसी, जो कि अपाहिज थीं, उन्होंने अवनी को बाहर बुलवाने को कहा। मैं अवनी को लेने के लिए जब अपने कमरे में आया तो अध खुले दरवाजे से मैंने वो मंजर देखा कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई खड़ा था, जो अवनी के बालों में हाथ फेर रहा था। मैं शौक की हालत में चला गया। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ इतने करीब खड़ी थी। तभी मेरी परछाई आईने में देखकर मेरा भाई सीधा हुआ और बोला कि भाई, दरअसल भाभी के बालों में सेफ्टी पिन फंस गई थी, बस वही निकालने में उनकी हेल्प कर रहा था। वो हड़बड़ा गया था, ये साफ जाहिर था। मेरे दिमाग को कई सोचों ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। मेरी पत्नी मेरे अलावा हर एक से हंस खुस कर बात कर रही थी। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि वो मुझे पास नहीं आने दे रही थी? एक बार फिर बिस्तर पर लगे वो दाग मेरी नज़रों के सामने आ गए थे। आखिर मेरे जाने के बाद कौन आया था मेरे कमरे में? क्या मेरी पत्नी का चरित्र गिरा हुआ था? मैं बंद होते दिमाग के साथ बाहर आ गया। सबसे मिल भी लिया। मेरे मामा की फैमिली अभी जाने ही वाली थी कि तभी नैतिक जाते जाते रुका और फौरन कुछ याद करते हुए बोला कि मेरी घड़ी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, मुझे याद नहीं आ रही। तभी अपनी फौरन बोली कि वो हमारे कमरे में पड़ी है, साइड टेबल पर। वहाँ इस समय वही दोनों मौजूद थे, बाकी सब बाहर जा चुके थे। मैं अपनी को बाहर ले जाने के लिए पलटा था कि उसकी इस बात पर एकदम से ठिठक कर रह गया था। पहले भाई और फिर अब मेरा कजिन नैतिक। आखिर कौन था जिसने मेरे हक पर डाका डाला था? मेरा दिल कई टुकड़ों में बट गया था। मुझे अब हर चीज़ से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत के साथ मैंने शादी की और शादी के 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था। शक्ल में इतनी मासूम और भोली भाली लगने वाली अवनी अंदर से इतनी बुरी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर इससे भी बढ़कर गिला मुझे मेरे कजिन और मेरे भाई से था। मैं जानता था मेरा भाई शुरू से ही आशिकाना मिजाज का मालिक है। वो 1 महीने में ही 3-4 लड़कियों से संबंध बनाकर छोड़ देता है, उनके साथ टाइम पास करता है। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के दायरे में मेरा कजिन नैतिक भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने फौरन से अपने कमरे में गया, बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। इस समय मैं खुद को अकेला रखना चाहता था। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। न जाने कब रात हुई, मुझे पता ही न चला। मोबाइल पर मेरी माँ और पापा की बार बार कॉल्स आ रही थीं। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किन चक्करों में पड़ चुकी है। मैंने बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी औरत पर जुल्म करके या अपनी मर्दानगी से उसे दुख तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करते हैं। मैं जैसे ही घर आया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने बस कुछ बहाना बना दिया। सब घर वाले खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो जैसे मिट ही चुकी थी, इसलिए मैंने बहाना कर दिया कि मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ।
अब मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आज मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से बात करनी थी। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर अबनी कंबल में खुद को पूरी तरह छुपाए सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं आज हर हाल में अबनी से बात क्लियर करना चाहता था। मैंने जैसे ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि बिस्तर पर अबनी मौजूद नहीं थी, बल्कि वहां तो तकियों को इस तरीके से रखा गया था जैसे वहां कोई सो रहा हो। अगर अबनी यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मेरी गैरत को बार बार वो ललकार रही थी, न जाने क्यों, मगर मेरे कदम खुद ब खुद मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। मैं अभी उसके कमरे से दूर ही था कि मुझे कुछ बातें करने की आवाज़ आई। ये जानी पहचानी आवाज़ यकीनन मेरी पत्नी की ही थी, जो किसी से बात कर रही थी। वो आवाज़ गैलरी से आ रही थी। मैंने बिना किसी आवाज़ के खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और सुनने लगा। तो जो शब्द मेरे कानों से टकराए उन्होंने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया। मेरी पत्नी शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि सागर को पता तो नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कि कोई भी पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये राज खुल गया तो सागर मेरी जान ही ले लेंगे। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा है। अगर वो जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी न होती। अबनी और भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों ने आगे सुनने की हिम्मत हार दी थी। कितना बड़ा धोखा दे गई थी अबनी मुझे। मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आ गया। तभी अबनी भी कमरे में दाखिल हुई और मुझे कमरे में देखकर एकदम से चौंक गई। मैं बिना समय गवाए उससे पूछने लगा कि आखिर क्यों तुमने मुझसे शादी के लिए रजामंदी दी थी, जब तुम किसी और को पसंद करती थी तो? मेरी बात पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो फौरन मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका एक एक शब्द झूठा लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटका और कहा, झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती हो, और वो दाग, उन दागों का क्या मतलब समझूं? मेरी बात पर वो एक बार फिर खामोश हो गई और बोली कि मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरे 3 महीने तक। मेरे दिमाग में अब फोन वाली बातें चल रही थीं। मेरा कजिन, मेरा भाई, या फिर कोई और? आखिर कौन था जो मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के मशवरे दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी पत्नी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर जलने लगा था। अपनी सो चुकी थी और मेरा जागना बेमकसद था। मैं भी खामोशी से करवट बदल कर सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर चलती रही। मैं वापस जॉब पर जाने लगा था। अपनी से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ अच्छा ही रहता था। मैं लोगों को शक में नहीं डालना चाहता था। वहीं अपनी मेरे अलावा सबसे अच्छे से बात करती थी। मेरे माँ बाप, बहन भाई का अच्छे से ख्याल रखती, घर के कामों में मदद करती। मगर जैसे ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फौरन कहती, मुझे पैर में दर्द है या पेट में दर्द है। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ये सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। मैंने भी अब अपनी पर प्रेशर डालना बंद कर दिया था। मैंने अपने दिल में मचलते जज्बातों को सुला दिया था। मेरा मन ही नहीं करता था कि अपनी के उस शरीर को बाहों में भरूं जिसे कोई और बाहों में भर चुका है। मैं जैसे ही कमरे में आता चादर ओढ़ कर सो जाता। शायद मेरी इस हरकत से अपनी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे बहाने नहीं करना पड़ते थे। एक दिन मैं किसी काम से जल्दी अपने ऑफिस चला गया। 2 घंटे पहले ऑफिस गया तो 2 घंटे पहले ही घर वापस भी आ गया। जब मैं वापस घर पहुंचा तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में अबनी को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। तभी आखिर में मैंने अपनी माँ से पूछ लिया कि अबनी कहाँ है, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझे हैरत से देखा और कहा, इतनी जल्दी भूल गए? सुबह खुद ही तो लेकर गए थे उसे अपने साथ। मैंने अपनी माँ को अचंभे से देखा। इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा कि मैं कब लेकर गया था अबनी को? मैं तो आज जल्दी घर से चला गया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चौंकी और कहने लगी, तुमने खुद ही तो अपने छोटे भाई को कहा था कि अबनी को बाहर भेजो, मैं उसे उसके मायके छोड़कर साथ ही काम के लिए चला जाऊंगा। मैं हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। माँ के चेहरे पर अब परेशानी उभर आई थी, मगर मैंने बात संभाली और कहा, हाँ हाँ, मैंने ही कहा था और उसे मायके छोड़ आया हूँ। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई। मैं दिल ही दिल में जलते हुए कमरे में गया। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घर से निकली थी। इस बीच मेरी माँ मेरे लिए चाय कमरे में ही ले आई थीं। ऑफिस से आए मुझे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अबनी का अब तक कहीं कुछ अता पता नहीं था और ना ही घर में मेरा छोटा भाई था।
मैं अपने भाई को कॉल करने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अवनी कमरे में दाखिल हुई। मुझे कमरे में देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। फिर कहने लगी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ दवा लेने चली गई थी। मुझे हैरत हुई। अगर वो मेरे भाई का नाम ले देती तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था कि वो मेरे भाई के साथ ही गई थी। लेकिन उसने झूठ बोलकर मेरे दिल में और शक गहरा कर दिया था। हाथ में पकड़ा अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रखकर वो वॉशरूम में चली गई। मेरी नज़र सामने टेबल पर पड़ी जहां अवनी का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन और उसी समय की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मुझे झटका सा लगा था। वहां पर तो परी लिखा था। परी अवनी की बहन की लड़की का नाम था। मैंने यूं ही नंबर मिला दिया। कुछ पलों के बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे शरीर से किसी ने जान ही खींच ली हो। वो बार बार हेलो अवनी कहकर अवनी को पुकार रहा था। वो आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, ना मेरे भाई की थी ना ही मेरे कजिन की। ये आवाज़ मुझे गुस्से में डाल चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में कई झमाके हुए। कहीं ये आवाज़ अवनी के बहनोई की तो नहीं। मेरी सोचें वहीं पर दम तोड़ गई थीं। मैंने अवनी का मोबाइल वहीं ज़मीन पर तेज़ी से दे मारा। 5 मिनट के बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से में देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। मुझे इतने गुस्से में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कहने लगी क्या हुआ है सागर आपको, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। उसका इतना कहना था कि मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। वो दूर जाकर गिरी थी। मैंने उसे कहा कि कौन है वो बताओ जिसके साथ आज तुम गई थीं। मेरी बात पर वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। तभी अचानक से ही उसे उल्टियां होने लगीं। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। उसकी ये हालत मुझे और भी गुस्सा दिला गई थी। जब वो बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं कभी किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास करके तो देखें। इतना कहते कहते वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे उसकी इस हालत को देखकर भी दया नहीं आई थी। मेरे दिमाग में इस वक्त आंधियां सी चल रही थीं। किसी ने मेरे हक पर डाका डाला था और अब ये हालत मुझे और भी शक में डाल रही थी। मेरे दिल में ख्याल आने लगा शायद वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने अवनी को जमीन पर गिरा देखा तो बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा और मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। मैंने अपने भाई की हरकत पर उसे अवनी से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर भी रख दिया। मैं गुस्से से कहने लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर आई थी। अवनी को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगीं, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ ही देर बाद हम अवनी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक करना शुरू किया। मेरी माँ अलग परेशान लग रही थीं। रात के 11 बज रहे थे। तभी अवनी की बड़ी बहन अपने पति के साथ वहाँ आई। उन्हें वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया था कि हम यहाँ पर हैं। अवनी के जीजा को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा दौड़ने लगा था, मगर मैं बर्दाश्त करके बैठा रहा। तभी अवनी के जीजा बोले कि अभी कुछ देर पहले ही तो कॉल आई थी अवनी की, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने घर गए थे, मगर वहां से पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल लाए हैं। कुछ देर बाद अवनी को होश आ गया था। वो सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वो गिर गई थी। मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अवनी को क्या प्रॉब्लम है, जिस पर डॉक्टर कहने लगी कि कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर पर भी शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रही है। मैंने सारे रास्ते अवनी से कोई बात नहीं की। वो भी काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो उसी का काम होगा। उसकी आदतों से मुझे अच्छी तरह पता था। यकीनन उसने अवनी के साथ भी अपना कोई गलत चक्कर चलाया होगा। और जब वो यहाँ आ चुकी है तो दोनों को और भी मौका मिल गया था एक दूसरे के करीब आने का। वक्त गुजरता चला गया और 3 महीने पूरे होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं मैं अवनी को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफ़ी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी से मेरा भरोसा तो कब से उठ चुका था।
दिल तो वो मेरा बहुत पहले ही तोड़ चुकी थी। अब अगर कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ थी या मेरी पत्नी थी, मैं उसे ये पाप करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे बोलने की आवाज आई। वो किसी से कह रही थी कि पता नहीं कब ये 3 महीने पूरे होंगे दीदी, और मैं सागर को सब कुछ सच बता सकूंगी। यकीन मानिए दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें तकलीफ में देखकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे कि तुम्हारे और सागर के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। उन दोनों की ये बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अपनी डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों? मुझे ये जानना था अब हर हाल में। जैसे ही सुबह हुई मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया। तभी 9 बजे मुझे अपनी पत्नी घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वो एक रिक्शे में बैठ गई, मैं भी उसका पीछा करने लगा। तभी वो कुछ देर बाद एक गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक के बाहर रुकी थी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक तेज लहर मेरे शरीर में फैल गई थी। वो अंदर चली गई तो कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया, लेकिन सामने वो मुझे कहीं भी नजर न आई। मैंने रिसेप्शन से अपनी पत्नी के का नाम लेकर पूछा तो नर्स कहने लगी, ये आपकी पत्नी की रिपोर्ट है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप इसे अंदर डॉक्टर के पास लेते जाएं, आपकी पत्नी वहीं पर मौजूद है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन पेपर्स को खोल कर देखता। मैं उस रिपोर्ट को बजाय डॉक्टर को देने के उन्हें लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा था। अपने कमरे में आकर मैं अचानक से रो पड़ा था। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा था। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पत्नी, मुझे इतना बड़ा धोखा देगी मैंने कभी सोचा नहीं था। कुछ देर बाद ही पीली रंगत चेहरे पर सजाए अपनी कमरे में दाखिल हुई थी। वो आते ही बोली कि आपको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ, मैं जान गया हूँ। वो दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना, मेरी मोहब्बत पर विश्वास हो गया ना आपको। मैं हैरान हुआ। उसी हैरत से बोला, कैसी मोहब्बत और कैसा विश्वास? मैं और कुछ न बोल पाया। तभी मेरी पत्नी ने रिपोर्ट खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाने लगी। उसने जो शब्द अपनी जबान से बोले उन्हें सुनकर मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी पत्नी ने बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से मैं अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। मैं 13 साल की थी जब मेरी माँ मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मेरी भाभी तो मुझे बोझ समझती थी। 14 साल की उम्र में जब मुझे पीरियड्स आए तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी भाभी को कोई बात नहीं बताती थी। मैंने अपनी दीदी को बताया तो दीदी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। दीदी ने मेरा चेकअप कराया और फिर मेरी दवा चलने लगी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। देखते देखते मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे पीरियड्स अनरेगुलर थे, एक दिन के लिए भी नहीं रुके थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन भी है। अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया तो ये इन्फेक्शन उसे भी लग सकता है। मेरी शादी जल्दी तय हो गई थी, हालांकि मैंने मना भी किया था। तो दीदी समझाने लगी कि इतना अच्छा रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सागर तुम्हें पसंद कर बैठा है और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, वरना तुम खुद सोचो, माँ बाप जिंदा नहीं है और भैया भाभी तुम्हें बोझ समझते हैं। वो तुम्हें कहीं भी किसी के भी पल्ले बांध देंगे, इसलिए चुपचाप ही शादी कर लो। 3 महीने तक कैसे भी करके अपने पति को रोक लेना, और हाँ, ये सच्चाई उसे मत बताना, क्योंकि कोई भी मर्द इतना सब्र वाला नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 महीने और दवा खाने के लिए बोला था। अगर मैं 3 महीने में डॉक्टर की बात मानकर दवा न खाती तो शायद मेरा इन्फेक्शन तुम्हें भी लग जाता और तुम भी बीमार हो जाते, और इसके अलावा मैं कभी भी माँ नहीं बन पाती। इसीलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। मगर आज देखें, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। अपनी की ये बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैंने बगैर सच जाने बहुत गलत सोच बैठा था। मैं शर्मिंदा था और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। अपनी ने भी फौरन मुझे माफ़ कर दिया था। उस पल मुझे उस पर बेहद प्यार आया। अपनी सोच पर शर्म भी महसूस हुई। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वहीं अगर थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।